जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, प्रदेश कार्यकारिणी के और जिला कार्यकारिणी के, ब्लॉक कार्यकारिणी के जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के 80% लोग हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, काफी लंबे समय से 2-3 मीटिंगों में इनसे अभय चौटाला से विचार विमर्श करके किसानों की समस्याएं व सामाजिक मुद्दों को लेकर जिस तरह लंबे समय से जब किसान आंदोलन चला था दिल्ली में 1 साल के लिए, उसमें जब किसान आंदोलन में किस आदमी ने कितनी भूमिका निभाई है, उसमें यहां पर जो हिसार के इसके कुरुक्षेत्र के जो 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने विदेश से लाकर यहां कुरुक्षेत्र में उतार दिया है दबाव से, एक प्रत्याशी दिल्ली से आकर यहां आम आदमी ने यहां खड़ा कर दिया है कुरुक्षेत्र में, और एक प्रत्याशी जो आपके दुख सुख का, जो किसान आंदोलन में पूरी तरह से हमारे साथ था। जब हम बॉर्डरों पर 1 साल तक राकेश टिकैत और हम जितने से मोर्चे के लोग सभी स्टेटों में जाते थे, तो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, उसमें सिर्फ अभय सिंह चौटाला ही हमें नजर आते थे। अब इससे सोया हमने न कोई नवीन जिंदल नजर आया, न हमने सुशील गुप्ता नजर आया। और जिस तरह से 90 के 90 एमएलए में जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया, ये पहली बार हुआ है इतने विधायकों में। विधायक तो कांग्रेस के भी बहुत ज्यादा थे, 32-31 के, और जेजेपी के भी थे, बीजेपी के भी थे, लेकिन किसी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। मैं भी श्रम व निर्माण विभाग का हरियाणा का चेयरमैन था, मैंने भी अपना इस्तीफा दिया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, और आज तक भी किसान संघर्ष के लिए आंदोलन कर रहा हूं। आज तक की अब भी मांगे हमारे जो मुलाकात हुई है, इसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस सभी प्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाया है, हमारे मुद्दे हैं सबसे पहले फसलों पर एमएसपी का गारंटी कानून बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है हमारा मनरेगा की जो स्कीम है वो खेती के साथ जोड़ा जाए, ताकि मनरेगा के आदमियों को भी काम मिले और किसान का उसका लाभ मिल सके। जिस तरह किसान खेत में काम करता है तो इस शाम को अपनी दिहाड़ी मिल सके, उससे किसान को भी लाभ होगा, मजदूरों को भी लाभ होगा। और जिस तरह प्राकृतिक खेती और जो मोटी फसल है, उसके लिए हम अभय सिंह चौटाला से जो मांग पत्र देंगे, सारे खाप प्रधान भी हैं, किसान यूनियन भी हैं, भाई इस करिए मोटी फसलों का भाव ज्यादा बढ़ा जाए। और हमारे जो नशे चल रहा है हरियाणा में, तो इसके नशे को रोकने के लिए बस सरकार, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से कदम उठाए। और जो एक जींद में हमारा जो राजनीति का केंद्र बिंदु है, जींद में एक बड़ा औद्योगिक कारखाना लगाया जाए। इस प्रकार के मुद्दे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में काफी लंबे समय से गांवों में भाईचारा बिगड़ रहा है, इसमें माँ बाप की सहमति से भाई ये होना चाहिए, भाई एक गांव में गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए। और लॉ एंड रिलेशनशिप, जिस तरह लोग आज 3-3 बच्चों की माँ भाग जाती हैं, उसमें गांवों में माहौल खराब हो रहा है, उसके बारे में। लेकिन ये एक बात आपसे प्रेस के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लिंक नहीं है। हमारा ठीक पहले आंदोलन से पहले चाहे किसी पार्टी से रहा, पार्टियों में भी हम रहे हैं, क्योंकि आज अगर किसान और समाज के आदमी जो संघर्ष करते हैं और राजनीति में आगे आएंगे, जब भी किसानों का लाभ होगा। हम आज तक ज्ञापन देने वालों में है, ज्ञापन लेने वालों में अगर किसानों को आगे आओगे तो इस प्रकार से देश का, समाज का, राजनीति का सुधार होगा। और आज हमने निर्णय लिया है, सारी कार्यकारिणी ने, स्टेट कार्यकारिणी ने, प्रदेश कार्यकारिणी ने, और कुरुक्षेत्र के सारे 9 के 9 जितने भी हमें मिलकर हम चौधरी अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र सीट से अपना जन समर्थन देते हैं, पूरा प्रचार करेंगे। आपके संगठन का नाम क्या है? हाँ जी, हमारा जो संगठन है भारतीय किसान मजदूर यूनियन जन कल्याण मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष
सर्वजातीय खाप पंचायत राष्ट्रीय संयोजक। आप उसके क्या पद आपके पास? अब मेरे पास मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का, जन कल्याण मंच का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सर्व खाप पंचायत का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। क्योंकि खाप पंचायत एक सामाजिक सौदा होता है, उसमें न किसी का विरोध होता है न उसमें समर्थन। उसमें जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई हमारे मुद्दे भी उठाए जाएं। हमारे दो संगठनों का, भारतीय किसान मजदूर यूनियन और जन कल्याण मंच के सभी पदाधिकारी, हम कुरुक्षेत्र सीट पर चौधरी अभय सिंह चौटाला को पूरा समर्थन देते हैं। और ये आपको बताना चाहता हूं, ये अभय सिंह चौटाला का समर्थन जो आज का समर्थन है, पूरी तरह से इसका 1.5 या 2 लाख से ये चुनाव जीतेंगे। हम इसकी पूरी मदद करेंगे। हर पदाधिकारी को पूरा जोर लगाकर इसके लिए आज आज्ञा की मीटिंग बुलाई। पूरा नाम क्या है आपका? टेकराम खंडेला, भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कंडेला साहब का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इनकी पूरी किसान मजदूर जो संघ भारतीय बना रखा है, उन सब पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि लगातार ये लोग संघर्ष करके आए, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था या उससे पहले जाट आरक्षण आंदोलन था, मैं उस वक्त भी पूर्ण रूप से उस जाट आरक्षण आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था। तब भी ये सारे लोग उसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। और उसके बाद जब किसान आंदोलन आया तो उसमें तो और ज्यादा सक्रिय थे। मुझे अलग अलग टोल पे भी मिलते थे, बॉर्डर पे भी मिलते थे। इन्होंने जिस ढंग से उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास इनके प्रति है। दूसरा, खाप के माध्यम से भी जिस तरह की सामाजिक बुराइयां जो है, जिनके ऊपर इन्होंने अभी आपसे चर्चा करी, उसमें कैसे सुधार हो, उसके लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। इनका पूरे प्रदेश भर में एक संगठन बना हुआ है जो सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। समाज कैसे आगे बढ़े, समाज के क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेवारियां हैं, कैसे आज के जो हालात हैं उसमें अपनी नई पीढ़ी को कैसी जिम्मेवारी होनी चाहिए, उनको क्या भूमिका निभानी चाहिए, इन सब चीजों पे ये लोग बहुत काम करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आज इनकी सपोर्ट के बाद मेरे चुनाव का ग्राफ एकदम से और बड़ा हो जाएगा। किसान जो है, जो कोई छोटा मोटा आज किसी स्वार्थ के चलते आज भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है, आज वो सोचने पे मजबूर होगा कि किसानों की लड़ाई किसने लड़ी। जो खेती करने वाला आदमी है, जो किसानी से जुड़ा हुआ है, जिसको आंदोलन याद है, जिसको भाजपा की 10 साल की जो सताई हुई सत्ता है, इस भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर सबसे बड़ा कत्लेआम हरियाणा में हुआ है। सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक संत रामपाल थे जो आजकल जेल में बंद है, उनके साथ बीजेपी ने, सरकार ने जो है 6 अनुयायी उनका मारने का काम किया था, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। उनको सिर्फ कोर्ट में ले जाकर के पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें कोर्ट में पेश करना था। कोर्ट में पेश करने के बजाय, ले जाने की बजाय पुलिस छावनी तब्दील करी गई वहां, और उनके अनुयायी जो उस बात का विरोध कर रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चला करके 6 लोगों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 बेकसूर
लोगों को मौत के घाट इसी सरकार ने उतारा, बीजेपी की ने। उसके बाद जो राम रहीम थे, जब उनको कोर्ट से सजा हो रही थी, जब उनके अनुयायी वहां पहुंचे तो पहले सरकार ने खुद ने उनको निमंत्रण देकर के बुलाया। उस वक्त शिक्षा मंत्री होते थे रामविलास शर्मा। उनका बयान आया था कि जितने भी लोग अनुयायी आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनके भोजन की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था करेंगे। जब उनके अनुयायी वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए तो फिर उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, गोलियां बरसाई गई, जिससे 46 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा आज भी लोग लापता है। चौथा जो मामला हुआ वो किसान आंदोलन का था। इस सरकार ने 750 लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया। सर्दी गर्मी, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पानी की थी, ना बिजली की थी, ना कोई डॉक्टर्स की थी। उसकी वजह से 750 लोग उस आंदोलन में शहादत दी गई, परमात्मा को प्यारे। ये कातिलों की सरकार है। इस सरकार को हर हालत में जाना होगा और इसके लिए हरियाणा का बच्चा बच्चा तैयार है जो इसको सत्ता से बाहर करेगा। अब की बार 4 जून को जब नतीजे आएंगे, 10 सीट जीतने की बात करते हैं, मुझे लगता है इनकी जमानत नहीं बचेगी कई जगह पे। ऐसे हालात हैं। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, सरसा में जमानत नहीं बचा पाएंगे, इनकी जमानत जब्त होगी। कुरुक्षेत्र में भी इनकी जमानत जब्त होगी। जिस तरह के हालात मैं देख रहा हूं यहां पे, साहब सरकार कॉन्फ्रेंस में आ गई है, देश के मुखिया हैं नायब सिंह, वो कह रहे हैं हमें कोई डर नहीं है, सरकार हमने बचाई हुई है। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में है तब तक भाजपा को कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। हुड्डा पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिला हुआ है। आपने सब हम कई उदाहरण इसके देखे, चाहे वो सुभाष चंद्रा का राज्यसभा का मेंबर बनना हो, चाहे इसका अपना बेटा राज्यसभा का मेंबर बनाना हो, और चाहे अब जब निकले थे 3 वोट इनके जरूर हुए थे, तो ये किसकी वजह से हुए थे, इसके लिए भी हुड्डा पूरी तरह से जिम्मेवार है। आज करनाल के अंदर कमजोर उम्मीदवार उतार करके भाजपा की मदद कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से भाजपा के हाथों में खेल रहा है। ये तो कांग्रेस के अंदर कोई भी लीडर छोटा मोटा जो राजनीतिक तौर पे ताकतवर होता है उसको साफ कर देता है। जो कोई इसका कांग्रेस में विरोध करता है उसको ये बाहर कर देता है कांग्रेस से। कितने उदाहरण हैं, आप राव इंद्रजीत को ले लो, धर्मवीर को ले लो, शैलजा को ले लो, सुरजेवाला को ले लो, किरण चौधरी को ले लो, कैप्टन अजय को ले लो, सब साफ कर दिए कि नहीं कर दिए। ये केवल अपने बेटे को जाट नेता बनाना चाहता है। ये किसी जाट को भी उभरने नहीं देना चाहता। ये पूर्ण रूप से अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करके जाटों में एक छतर नेता बनने के प्रयास में है। लेकिन लोग जो है इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हुड्डा 100% भाजपा के हाथ में खेलता है। एक उदाहरण, मेरा चुनाव था बाई इलेक्शन। उस मेरे बाई इलेक्शन में एलनाबाद वाले में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे उस कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने गया था। प्रचार करते हुए इसने ये बात कही थी मंच से कि आया तो कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार के लिए, लेकिन गोविंद कांडा मेरा दोस्त है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। जो बीजेपी का उम्मीदवार था ये वहां भी दोस्ती निभा करके आया है, वहां भी अपने कैंडिडेट की जमानत जब्त करा के आया है। हरियाणा में ये जहां जहां जाएगा वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ करा देगा। भाजपा आज देख नहीं रहे आप किस तरह से कांग्रेसी जो है कहीं पे भी कोई मीटिंग करते हैं
आपस में जूत बजता है इनका, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, जूतों से मारते हैं। भाजपा बाबाओं का सहारा ले रही है, संत महात्माओं का सहारा ले रही है, बकायदा बागेश्वर वाले बाबा को बुलाया गया है कुरुक्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी जो है ये देश के लिए सबसे घातक राजनीतिक दल है। इसने इस देश को बांटने के लिए जात और पात के नारे लगाए हैं। हर प्रदेश के अंदर जहां भी कोई एक कौम ताकतवर है उसको इन्होंने कमजोर करने के लिए उसके सामने दूसरों को खड़ा करने का प्रयास किया है। हरियाणा में जाट के खिलाफ 35-36 के नारे लगाए, महाराष्ट्र के अंदर मराठा के खिलाफ लगाए और गुजरात में पटेल के खिलाफ लगाए। हर जगह कहीं रेड्डी के खिलाफ लगाया। हर जगह जहां कोई भी खेती करने वाला मजबूत आधार है उसको खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जैसा माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आपका ऐसा क्या लगता है कि आप जीत के पास पहुंचेंगे? आपको क्या लगता है बताओ? मुझे तो लगता है कि आप लेकिन मेरी अच्छी स्थिति है ना, जी मानते हो तो फिर ये कहो कि आप जीतोगे, जी फिर ये भी कह दो कि मैं जीतूंगा। नहीं, पब्लिक को ऐसा क्या नहीं, आपको खुद को पता है इस बात का। नहीं, ये मैसेज जो है ना, आप अभी तो आप कह रहे थे आपकी बहुत अच्छी स्थिति है, नहीं बिल्कुल स्थिति है, लेकिन जैसे बस तो फिर अच्छी स्थिति है तो मैं जीतूंगा, बता दिया। सर परसों लोग मेरे साथ हैं। सर परसों रोड समाज को के प्रतिनिधि को हरियाणा लोक चयन आयोग का चेयरमैन ये बनाया सब गया। लगता है चुनावों में कहीं फायदा लेने की ये सब फायदा उठाने के प्रयास है। आज हर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से खपा है, कोई एक भी समाज के लोग इनके साथ नहीं है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी, बकायदा कह रहे हैं चुनाव आयोग की चुनाव खत्म होने के बाद भी चेंजिंग लाएंगे, बदलाव लाएंगे। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के नहीं, बैठक तो ये सोच करके बुलाई गई थी कि सेशन बुलाना पड़ सकता है, लेकिन जब हुड्डा की तरफ से ये बयान आ गया, इन्होंने जैसे ही मीटिंग बुलाई कैबिनेट की, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है, आप पढ़ सकते हो उसको। उसने कहा था कि भी हम 3 महीने के लिए भाजपा की सरकार को नहीं गिराना चाहते, हम अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते। उससे पूछने वाला हो, तेरे पास बहुमत है जो तू सरकार बना लेगा, कैसे बनेगी तेरी सरकार और कैसे तू गिरा देगा? तेरे हाथ में कौन सी ऐसी चाबी है जिससे तू भाजपा की सरकार गिरा देगा? 24 घंटे भाजपा के हाथों में खेलता है, दूसरे एमएलए के ऊपर उंगली उठाता और कहता है कि वो अपना पक्ष बताए, वो अपना पक्ष बताए। ये 31 की परेड 30 की परेड तो करा दे, 30 को 7 तो ले जाके दिखा दे कहीं। इसके अपने खुद के एमएलए इसके काबू नहीं है, इसके अपने यहाँ गुटबाजी है। अगर इनके यहाँ सीक्रेट वोट डलवा लो तो 50% हुड्डा के अगेंस्ट वोट डालने वाले एमएलए। क्या वैसे लीगल पोजीशन क्या सोचते होगी, क्या है नायब सरकार? लीगल पोजीशन तो अल्पमत में है सरकार आज की तारीख में, इसके लिए प्रयास करो। हमने तो गवर्नर को चिट्ठी लिख करके दे दी, इन्होंने तो चिट्ठी भी नहीं लिखी अब तक। कांग्रेस की कोई चिट्ठी गवर्नर के पास नहीं गई, टाइम मांगा था। केवल टाइम मांगने से थोड़ा, ये चिट्ठी लिख करके दो, 31-30 एमएलए के साइन कराओ और उनको दो जाकर। बड़ी हैरानी की बात है, ये आप पार्टी वाला ढंडा मेरे से पूछ रहा था आपकी क्या, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करो। इनको अपने डोल का ही पता नहीं है, तुम्हारी क्या खुद की स्थिति क्या है। जो हरियाणा का पानी रोकने वाले लोग हैं वो मेरे से ये बात पूछते हैं। मेरे जिस दिन ये राज वाली जूती फंस गई ना पैर में, पंजाब की आप पार्टी ने जो रेजुलेशन पास किया है, मैं दिमाग ठीक करूंगा उनका साथ के साथ, फिर देखूंगा हरियाणा में आप पार्टी क्या करती है। ये हमने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है, आपने देखा नहीं था, उस जाट आरक्षण आंदोलन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत दूरी बना करके रखी। एक दिन भी जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जहां कहीं धरने थे, सबसे बड़ा धरना इसके अपने विधानसभा क्षेत्र में था, जसैया में, ये उसमें एक दिन नहीं गया था।
इसने उससे दूरी बना करके रखी थी। ये पहले दिन से ही इस कौम को खत्म करना चाहता है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौम का हितैषी होता तो मेरी तरफ करके ये बात कहता कि मेरे लिए राजनीति बाद में, कौम पहले। हर आदमी की पहचान उसके समाज से, उसके कार्य से होती है। आप मान के चलो, मैं पहले देश का नागरिक हूं, उसके बाद मुझे मेरा प्रदेश प्यारा है। मेरे प्रदेश में किसी के साथ भी कोई सरकार किसी भी तरह की उसको अन्याय करे, उसके खिलाफ कोई दिक्कत खड़ी करे, तो मेरी एक जिम्मेवारी है उसके साथ खड़ा होकर के उसको न्याय दिलाऊं। उसके बाद अगर कोई मेरी कौम को सीधा सीधा ललकारे, गाली दे, तो वो कैसे बर्दाश्त करूं? कोई आपको गाली दे आप बर्दाश्त कर सकते हो, आपकी कौम को गाली दे आप नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। अगर वो इंसान है, अगर उसके रगों में खून है, ये पानी है, तो फिर इलाज नहीं है। चौटाला साहब ने एक वीडियो जारी किया था हरियाणा वासियों के लिए, स्वास्थ्य ठीक है मेरा और मैं जल्दी लोगों के बीच में हूँ, तो कोई तारीख ऐसी निर्धारित की है कि चौटाला साहब भी आ सकते हैं? जैसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे जरूर आएंगे। जो आज समाज में हमारा जो समाज की बात है, जिस तरह 5-5, 6 एमपी हमारे समाज के बना करते, आज कांग्रेस ने, बीजेपी तो हमारे 2 टिकट देती थी, आज कांग्रेस का भी देख लिया 2 ही टिकट पर आ गई। इसलिए समाज में के लोगों में जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने रोड रोके, जिन्होंने किसान आंदोलन उठा, उसकी तो किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी नहीं टिकट दी, कांग्रेस भी फिर बीजेपी वर्गी होगी। हम तो ये भी कहते हैं कि जो किसान आंदोलन में गणे लोग थे या समाज के लोग थे, ये वोट तो उनको दो। इन्होंने इस्तीफा दिया था, इनको पूरा लाभ मिलेगा इस बात का। हमने इस्तीफा दिया था, तो इस तरह के लोगों ने सारे ने आगे आके समाज के जो 5-5 एमपी, करनाल से भी हमारा समाज का आदमी बनता था, सोनीपत से, रोहतक से, हिसार से, भिवानी से, आज इस तरह के तरीका ले आकर ये सारे बाहर से लाके कर दिए। तो इसलिए लोगों में ये भी है, मैं कांग्रेस ने भी कभी किसान के हित में बात नहीं करी। अब कहते हैं सुबह लागू करेंगे एमएसपी का, 60 साल जब इनका राज रह गया। नहीं, आप सुनो, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। एमएसपी का कानून बनाने की बात करते हैं भारत कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल बयान दिया था कि हम एमएसपी का कानून बना देंगे। उनका मैनिफेस्टो पढ़ो आप। कोई भी, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का एक मैनिफेस्टो आता है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, ना ही कांग्रेस ने कहा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के हुड्डा ने कल एक और बयान दिया जो झूठ का पुलिंदा है। उसने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे जैसी हमारी सरकार आएगी। उनके मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम का भी कहीं जिक्र नहीं है कि हम इसको लागू करेंगे। एमएसपी का कानून इसलिए कांग्रेस नहीं बना सकती कि कांग्रेस ने ही उन 3 काले कानूनों की रूपरेखा तैयार करी थी। ये उनके समय में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके लड़के का बयान था उस वक्त हाउस में, बहुत बड़ा मजाक बना था हुड्डा का छोरा, ये दीपेंद्र जय। इसने ये कहा था कि हमें बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर के आएंगे, जिसमें मैकडोनल्ड का जिक्र किया था उसने बाकायदा तौर पे कि मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां भारत में आएगी और हम उनको 2-2 फुट के आलू उगा करके देंगे। हाँ, ये बात इसने कही थी। और फिर सुषमा स्वराज उस वक्त अपोजिशन लीडर थी, जिन्होंने बाद में ये बिल लागू किया। उसने ये कहा कि बेटा भतीजा, जो बात तू कह रहा है कि शायद तैने खेत में जाकर के देखा नहीं है, 2 फुट की लौकी तो हो सकती है, आलू नहीं हो सकता। ये तो खुद आलू है।